अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और फैसला आ गया। ये तोशाहाना टू केस था जो कि एक बल्गारी ज्वेलरी सेट के बारे में था। सऊदी क्राउन प्रिंस ने ये बुशरा बीबी को एज अ गिफ्ट दिया था और इसकी मार्केट वैल्यू कोई 7 करोड़ से ज़्यादा थी। लेकिन इन्होंने इधर से ही किसी से कोई उसकी कीमत लगवाई जो कि 59 लाख लगवाई और ये अपने पास रख लिया। तो ये उस ज़िमन में केस था। अब जो है ये फ़ैसला आया है और इस फैसले के नतीजे में दोनों को 14-14 साल सज़ा हो गई है। जज साहब जो है उन्होंने क्या है कि मैं तो हजे रैत की है ने। इमरान खान जो है ज़रा बुज़ुर्ग आदमी है, इनके बड़ी उम्र के हैं, तो इस वजह से, और बुशरा बीबी जो है वो ख़ातून है, तो सज़ा में मैंने कोई तखफीफ की है। अब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ 5 फैसले हो चुके हैं। एक केस साइफ़र वाला केस, फिर जो इद्दत केस, साइफ़र केस में और इद्दत केस में गालिबन दोनों में 10-10 साल की सज़ा थी। फिर तोशाहन्ना वन केस था, उसमें 14 साल की सज़ा थी। और इसके अलावा एक जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस, 190 मिलियन पाउंड वाला केस। अभी तक जो बाकी पहले 4 मैंने केस गिनवाए हैं, 3 गिनवाए हैं, इद्दत वाला केस, साइफ़र केस और तोशाहाना वन, इसमें सज़ा मुअत्तल है, यानी कि वो अपील में है, अपील मंजूर हुई है हाई कोर्ट में, लेकिन वो केस अभी सुना नहीं गया, उसकी सज़ा अभी मुअत्तल है जब तक अदालत इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं दे देती। जो दूसरे वाला केस है अलकादर ट्रस्ट वाला, उसकी अभी तक उसके बारे में उन्होंने, अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं किया हुआ और ये 5वां केस है। वज़ीर इत्तलात का ये कहना है कि जो ही इनकी 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा ख़त्म होती है जो कि 14 साल है, उसके बाद ये वाली सज़ा शुरू होगी। तो इमरान खान आने वाले काफ़ी टाइम तक जेल में ही हैं। अभी एक और केस बाकी है और वो है 9 मई के हवाले से GHQ हमला केस। अब इमरान खान का पहले केस जो हैं वो तो अदालत में ही उधर जेल में सुने जा रहे थे। जज साहब जो हैं वो ख़ुद उधर तशरीफ़ ले जाते थे, लेकिन जो लास्ट वाला केस है, ये जो 9 मई वाला केस है, GHQ हमला केस, ये उनको यानी कि वीडियो कॉल पर, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे या उनकी प्रेजेंस को मार्क किया जाएगा। अब यह है कि जो आज हुआ उसमें इमरान खान खुश नहीं है, डेफिनेटली कौन खुश होता है। लेकिन यह है कि वो अपने वकील पर भी नाराज़ थे। इस केस में उनके वकील थे अरशद तबरेज़। वो आए और उन्होंने जाके जज साहब से हाज़िरी लगवा दी। इमरान खान जो हैं वो अपनी बेगम का इंतज़ार कर रहे थे। बेगम आई और दोनों ने फ़ैसला करके तो वो पीछे बैठ गए, वो जज के पास आगे जाकर पेश नहीं हुए। बेसिकली इन अ सेंस कि वो बाइकआउट कर रहे थे, या वो चाह रहे थे कि जब तक हमारे वकील नहीं आ जाते तो उस टाइम तक इसके बारे में हम आगे पेश ना हों। बाकी उनके वकील पहुंचे नहीं थे। बैरिस्टर सलमान थे, वो अभी आए नहीं थे, सलमान सफदर। जो अरशद तबरेज़ हैं, इन्होंने हाज़िरी लगवा दी और इमरान खान ने कहा कि तू भाई कितों आए हैं, यानी कि असी जो अगे नहीं जा रहे थे, तू साढ़े नाल भी कल है। वो इस चीज़ पे उस पर काफ़ी नाराज़ हुए। अब इमरान खान की क्या पोजीशन थी, क्या आम तौर पे ये बताया जाता है कि इमरान खान जो है उन्होंने केस का फ़ैसला सुना और वो मुस्कुरा दिए। आज भी जो उनके एक वकील हैं बैरिस्टर सलमान, वो उस टाइम तो नहीं पहुंचे, लेकिन वो बाद में आए, कोई तकरीबन 10 के करीब। जो अदालत है वो 9 बजे कंडक्ट होना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने बाद में आके मीडिया से बात की कि इमरान खान जो है ना वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उधर जो जर्नलिस्ट मौजूद थे उनके बकौल इमरान खान काफ़ी परेशान लग रहे थे, क्योंकि अभी इसका मतलब ये है कि जो अब सूरत हाल बनती जा रही है उसमें इमरान खान की रिहाई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। पहले जो उनकी अगर कोई मुस्कुराहट थी तो वो किसी उम्मीद पर थी, अब वो उम्मीद जो है वो मायूसी में बदलती जा रही है। और फिर साथ ही है कि उनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लगी हुई है। जो पहले उनका कोई कथारसिस हो सकता था वो भी अब मुमकिन नहीं है। तो इससे उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता जा रहा है। उनकी नज़र में या उनके ख्याल में जो केसेस की एक प्रोसीडिंग चल रही थी वो एक तरह से उनके लिए एक फ्रीडम थी। फ्रीडम इस सेंस में थी कि उसमें मीडिया के लोग भी आते थे, फैमिली भी मौजूद होती थी, वकला भी उधर मौजूद होते थे और वो इस तरह से बात भी कर लेते थे। अब वो वाला कोई सीन भी नहीं रह गया कि जिसमें कोई आएगा और उनसे बात होगी। मुलाकातों पर पाबंदी, उनके जो जारहाना किस्म के ट्वीट पर जारी होने वाले पैगामात, उसके तनाज़र में उन पर पाबंदी लगी हुई है। और जो आखिरी केस है उसमें इधर कोई भी नहीं आएगा। वो केस
जिस अदालत में चल रहा है उधर ही होगा और इनको उधर वीडियो कॉल पर लिया जाएगा। तो ओवरऑल ये सूरत हाल है। ये पीटीआई के लिए भी एक बहुत बड़ा एक जो अपसेट है। और जिस तरह हमने कल भी जिक्र किया था कि उनके बाकी जो कायदीन हैं उनको भी सज़ा पे सज़ा होती जा रही है। कोई जो है ना उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती वाली सूरत हाल है। तो लेट्स सी यानी कि आगे क्या होता है। अगला केस जो है वो और ज़्यादा क्रिटिकल है, जो जीएचक्यू वाला है। कई लोग कहते हैं कि उनका कोई कोर्ट मार्शल हो सकता है। आई डोंट थिंक कि इनका कोई कोर्ट मार्शल होगा। इनको जो टेररिज्म के केस, जो एक एंटी टेररिज्म का एक्ट है उसके तहत ही इनको ट्राई किया जाएगा। वो जो भी फैसला आता है वो उसके बारे में अभी कुछ कहना बाई दस क्यास है। कई लोग ये भी कहते थे जी कि उसमें इन पे कोई काफ़ी संगीन कोई इल्ज़ाम है कि कोई फ़लाँ बंदा जो है वो उधर मौजूद था, या कोई उसने कोई इस तरह से कोई संगीन सा इल्ज़ाम था। लेकिन वो जिस बंदे की बात हो रही है, जिसके एफ़आईआर में ज़िक्र है, वो कोई और इमरान है। वो इमरान खान नहीं है, वो गालबन को मोहम्मद इमरान है, जो कि इस केस में वो भी मुलज़म है। तो एनीवे वो जूं उस पर कोई डेवलपमेंट होगी हम आपको उस बारे में बताते जाएंगे। दूसरा, आज मैं एक जिस तरह पहले 2 दिन मैंने आपको कुछ स्ट्रेंजर दैन फिक्शन स्टोरीज़ में सुनाई हैं, आज कोई इसी तरह की स्टोरी है। और नाजरीन, इसका मौजूदा माहौल से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। आजकल जिस तरह क्रिप्टो के हवाले से एक रेगुलेटरी बॉडी बन गई, साथ हमने सुना कि बाइनांस को लाइसेंस दिया जा रहा है और कोई स्टेबल काइन पर काम हो रहा है, कोई इस तरह से काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मिक्स किस्म का रिएक्शन आ रहा है। कुछ इसी किस्म के मामलात पीटीआई ने शुरू किए। और ये बात मैं कर रहा हूँ जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी 2018 में। और ये केपी खैबर पख्तूनख्वा ने इस बारे में कुछ इनिशिएटिव लिए। और वो इनिशिएटिव क्या थे? खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि एक इलेक्ट्रिक पावर जो है, हाइड्रो पावर सॉरी, वो बनाना, यानी कि जो पानी से बिजली बनाई जाती है उसके लिए पानी ज़्यादा मुयस्सर है। तो उस टाइम ख्याल किया जा रहा था कि कुछ इस तरह का इंतज़ाम किया जाए कि क्रिप्टो माइनिंग की जाए। क्रिप्टो माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बिजली रिक्वायर्ड होती है, तो वो काम किया जाए। तो उसके लिए कोई माइनिंग फार्म होते हैं, उधर जो है कंप्यूटर रखे जाते हैं, सर्वर होते हैं, उसके लिए बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उस टाइम एक एडवाइज़री कमेटी भी बनी। एडवाइज़री कमेटी में कई लोग थे और एक कोई उकाड़ा के नौजवान थे। वो ऑलरेडी कोई माइनिंग के हवाले से उन्होंने कोई उधर माइनिंग फार्म बनाया हुआ था एक जगह पर। कोई इस हवाले से कोई कानून जो है वो कोई बाकायदा तौर पे मौजूद नहीं है, कोई रेगुलेशन मौजूद नहीं थी। तो उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया क्योंकि वो माइनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे। अब यह है कि उसमें उनको ज़ाती तौर पर भी फ़ायदा होना था, लेकिन साथ ये भी था कि जो लोग इस साइड पर हैं क्रिप्टो के हवाले से, उनका ये होता है जी कि इससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, ये उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है। इनका भी ये ख्याल था कि हम जो है अगर इधर सूबा केपी में खैबर पख्तूनख्वा में इस पर काम शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान जो है वो बड़ी तरक्की कर सकता है। और तकरीबन उसी टाइम पर भूटान ने भी यही को काम शुरू किया था और उनके पास अभी काफ़ी तादाद में उनके पास बिटकॉइन मौजूद है। कोई तकरीबन मेरे ख्याल चौथा पांचवा मुल्क है कि जिनके पास बिटकॉइन मौजूद हैं, जो कि उन्होंने माइनिंग के ज़रिए जो है वो जनरेट किए। अब उस बंदे के पास जो फार्म थे, उसने कहा जी कि आप गवर्नमेंट इनको अपना शो कर ले, आप इनको एज अ पायलट के तौर पे ले लें ताकि आपको आइडिया हो कि इस पर मज़ीद क्या काम करना है। तो लेकिन यह है कि हमारे यहाँ होता क्या है कि आज इस तरह लगता है कि जैसे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा संजीदा है, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो फेडरल की हो या सूबे की हो, लेकिन कल जो है वो बिल्कुल आंखें बदला लेती हैं। और कुछ यही सूरत हाल जो है केपी में भी हुई। केपी में काम रुक गया। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो सारे माइनिंग फार्म जो हैं वो उखाड़ दिए गए और उसको मीडिया पर इस अंदाज में चलाया गया। किन्होंने खड़े? एफआईए ने उखाड़े। एफआईए यानी कि इधर मरकज़ में किन की गवर्नमेंट थी? इमरान खान की गवर्नमेंट। और उधर जो है केपी में, उधर भी इमरान खान की गवर्नमेंट। लेकिन जो इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं, कोई हामी थे, कोई मुखालिफ थे, कोई फेडरल में जो है वो को मुखालिफ थे, उधर जो है को हामी थे। अब उस सारे अमल में, हाथियों की लड़ाई में कोई चूंटियाँ भी मारी जाती हैं। तो उसमें क्या हुआ कि उस लड़के ने, जिसके माइनिंग फार्म थे, वो यानी कि उनको उखाड़ दिया गया और मीडिया पे कवरेज ऐसी हुई थी कि एफआईए ने एक बहुत बड़ा कोई स्कैम अनर्थ किया। उसके बाद उस लड़के के घर पर रेड हुए।
वो ओकाड़ा से थे और उनके घर पर रेड हुआ और उनको भी उठा लिया गया, गिरफ़्तार किया गया। उनके सारे कंप्यूटर वगैरह भी उठा लिए गए। वो कोई बाहर से कोई कंप्यूटर की कोई जो कोई पार्ट्स वगैरह हैं वो चाइना से इंपोर्ट करता था, वो भी चीज़ें उठा लीं। इनके लैपटॉप भी उठा लिए। इसको गाड़ी में बिठाया, फिर उधर लाहौर ले गए और इसको बहुत मारा, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। और फिर जो है उसको कहा गया कि आप हमें इतने पैसे दे दो, यानी कि 50 लाख का उन्होंने तकाजा किया कि आप 50 लाख दे दो तो हम आपको छोड़ देंगे, नहीं तो आपकी किसी तरह से बचत नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे जो अकाउंट में 5-6 लाख रुपया है वो मैं दे देता हूँ। उन्होंने और ज़्यादा तशद्दुद किया उस पर। आप इस सारे तनाज़र में ये डक्की बाई वाली स्टोरी जेन में रखेंगे तो आपको समझना आसान होगा। और ये मैं साइबर क्राइम वालों की बात कर रहा हूँ, जो FIA के साइबर क्राइम विंग था। उन्होंने उस पर मज़ीद तशद्दुद किया और नेक्स्ट डे जब उसके घर वाले मिलने आए तो उन्होंने उसके घर वालों को भी बताया कि ये बंदा तो नहीं बचेगा। जो सूरत हाल है, यानी कि उस पर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। तो ये को बड़ा ही को गैर कानूनी काम कर रहा था, हालांकि उसमें कोई कानून में कोई उस तरह का उस पर कोई ममानियत थी नहीं उस टाइम। तो इसकी किसी तरह बचत नहीं है। बचत का यही तरीका है कि आप पैसे दें। घर वालों ने भी, उनको भी कोई आइडिया नहीं था, वो भी बड़े घबरा गए। और पाकिस्तान में अगर किसी का किसी जगह पर कोई वास्ता नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, तो उसका तो कोई वाली वारस भी नहीं होता। खैर उन्होंने कहीं से को पकड़ दकड़ की, कोई तकरीबन को 15 लाख रुपया इकट्ठा किया, उनको दिए। लेकिन इसके बावजूद उस पर FIR कर दी गई। और उन्होंने कहा कि हमने FIR तो करनी करनी है, क्योंकि ये बात जो है ऑलरेडी मीडिया में आ गई है, तो हम FIR करेंगे। कुछ देर के बाद बंदा इसको जुडिशल कर देंगे और ये इसको ज़मानत हो जाएगी। खैर वो कुछ देर के बाद ज़मानत हो गई। जब वो घर गया तो पता चला कि उसके तमाम अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स जो हैं वो सारे उन्होंने ब्लॉक कर दिए हुए थे। फिर उसने जो उसके लैपटॉप, मोबाइल वगैरह वो सारे FIA के पास थे। वो बंदा किसी और साथी के पास गया, दोस्त के पास, कि यार मुझे कोई एक मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे पास तो कोई 1 रुपया भी नहीं है, हर चीज़ जो है उनके पास है, अकाउंट मेरे ब्लॉक हुए हैं, लेकिन मैं आपको, मुझे ये दो, मैं इसको आपको ये वापस भी पैसे इसके दे दूँगा। अब उसने जब लैपटॉप ऑन किया और जो उसके पास कोई बिटकॉइन थे वो चेक किया, अपने वॉलेट चेक किया, तो उसके लिए एक और बड़ा बमशेल था कि उसके वॉलेट से जो बिटकॉइन उसमें थे, जो कि उसने माइनिंग के ज़रिए अर्न किए हुए थे, वो सारे FIA ने चुरा लिए। अब जो है इसने उनसे रब्ता किया। उसने कहा कि भाई आपने वो तो मेरे वापस करो। उन्होंने कहा जी कि आप पर एक और FIR होने वाली है, तो आप उसकी फ़िक्र करें। उसने कहा कि ये जो बिटकॉइन है आपने कहीं कोई रिकॉर्ड में भी शो नहीं किए, वो किधर हैं बिटकॉइन। तो इन्होंने कोई उसको किसी तरह से संजीदा नहीं लिया। उसके बाद वो बंदा इंसाफ के लिए FIA के पास गया। FIA के जो सीनियर लोग हैं उनसे रब्ता किया, उसकी इंक्वायरी लगी। एक हमारे एक बड़े ईमानदार ऑफिसर थे, जुनेजो साहब। वो उस टाइम FIA में थे, पुलिस ऑफिसर, असमत जुनेजो। तो उनके पास इंक्वायरी लगी। उन्होंने दोनों साइड को सुन के तो अपने लोगों को मुजरम डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने इनसे बिटकॉइन चुराए हैं और इस बंदे ने उनको सारी एविडेंस भी प्रोवाइड की। बंदे का जिक्र मैं नाम आखिर में बताता हूँ। तो सारी एविडेंस भी प्रोवाइड की और एक रिपोर्ट भी तैयार होगी FIA की कि अपने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनके ख़िलाफ़ FIR की जाए लाहौर में, जिधर इन्होंने तशद्दुद किया या जिधर इन्होंने ये सारी वारदात की। लेकिन FIA ने उसके बाद कुछ नहीं किया और वो बंदा तब से अदालतों के चक्कर लगा रहा है। और 2018 से शुरू होने वाला मामला अभी 2025 हो गई है, 7 साल हो गए हैं। और वो कोई तकरीबन 125 दफ़ा अदालतों में जा चुका है। यानी कि मुख्तलिफ़ जो पेशियाँ होती हैं, जजेस जो हैं उनको इसके बारे में, कोई क्रिप्टो के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। और वो मामला उसका आगे चलता आया और अभी तक, यानी कि आप ज़रा इमेजिन करें कि एक बंदा कोई 125 दफ़ा जाए, ओकाड़ा से लाहौर जाए, उधर जाके रहे, वकील करे, तो उसके लिए भी कोई तकरीबन वो 30 लाख रुपया लगा चुका है। तो अदालत की तरफ से भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर आखिर में एक अदालत ने जब जो उसके बारे में एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो कि असमत जुनेजो ने तैयार की हुई थी, वो FIA से पूछी कि वो रिपोर्ट हमें पेश कीजिए। और इस बात को तकरीबन 2 माह हो गए हैं, FIA ने वो रिपोर्ट भी पेश नहीं की। और जो मेन कल्प्रेट है कि जिसने वो बिटकॉइन चुराए थे और जिसकी एविडेंस मौजूद है कि उसने चुराए थे,
वो बंदा अभी तक FIA में जॉब कर रहा है। तो नाजरीन, जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जो विक्टिम है, इसका नाम ग़ुलाम अहमद रूमी है। अब जब हम बात करते हैं डकी भाई की, डकी भाई चूँकि एक बड़ा मिलियनर है इन अ सेंस के, यानी कि उसके जो फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उसका केस जो है बड़ा हाईलाइट हो गया। उसके लिए बिग ब्रदर जो हैं वो भी उधर पहुंच गए। इस बंदे की, इसका नुकसान उससे कहीं ज़्यादा है। अगर आज जो है वो बिटकॉइन की प्राइस से एक कैलकुलेशन कीजिए तो तकरीबन 17 करोड़ के उसके बिटकॉइन हैं जो कि इन्होंने FIA वालों ने चुराए, और वो बंदे की अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसको उस टाइम जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं उनमें सरफराज चौधरी भी शामिल थे, कि जिन पे पहले ये जो डकी बाई के केस में जिनको अब मुलाजमत से बरतरफ़ी हुई है, जो वो रिज़ाइन दिया है उन्होंने, वो इस तरह शामिल थे कि ये मामला हाई कोर्ट में गया था। वो बंदा FIR नहीं कर रहे थे, इस सिलसिले में वो हाई कोर्ट में गया था। तो हाई कोर्ट में एक पेशी हुई जब FIA को नोटिस हुआ कि नेक्स्ट टाइम जो है वो सारा रिकॉर्ड पेश किया जाए, तो सरफराज चौधरी ने ग़ुलाम अहमद रूमी से रब्ता किया। उसने कहा जी कि आप मुझे आकर मिले और मैं आप लोगों की सुलह करा देता हूँ, अगर आप अदालती प्रोसेस में पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसने भी यही समझा कि इधर पाकिस्तान में इंसाफ किधर किसको मिलता है, तो चलें इसी तरह को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। उन्होंने उसको लारों पर रखा, कुछ भी ना दिया, और ना ही अपने बंदे के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, और वो अभी तक जो है वो दर बदर ठोकरें खा रहा है और मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर दरवाज़े खटखटा रहा है, लेकिन अभी तक उसके ख़िलाफ़ उसको कोई इंसाफ फ्राहम नहीं किया गया। तो नाजरीन, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टोरीज़ होती हैं पाकिस्तान में कि कोई भी बंदा, वो जिस तरह देना कि अल्लाह ताला किसी को कोई कोर्ट कचहरियाँ के वास्ते ना पाए, या कोई पुलिस है किसी ना जाना पवे। तो कहने को तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं, लेकिन जब लोगों के एक्सपीरियंस से सुनते हैं तो बड़ी मायूसी भी होती है। तो उम्मीद है कि ये बात जो है जो बिग ब्रदर तक भी पहुँचेगी, वो इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, और जो FIA हुकाम हैं वो भी, उनकी भी जो ड्यूटी में चीज़ें शामिल हैं वो भी सारा काम अपनी ड्यूटी बजा लाएंगे। तो नाजरीन, आज के लिए इतने काफ़ी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।